हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करी है, जो एनईपी के अंडर में चल रही है, जिसकी हम बुक लेकर चल रहे हैं एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च। ठीक है, तो इस बुक में हम यूनिट 1 कर रहे थे, जिसमें हमने सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की थी। उसके लिए हमने जॉनसन्स एल्गोरिथम मेथड अप्लाई किया था, ग्राफिकल मेथड अप्लाई किया था। उसके बाद हमने ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज के हम लेक्चर में करने वाले हैं सिमुलेशन प्रॉब्लम्स। सिमुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें हम एक बार समझ लेते हैं कि सिमुलेशन होता क्या है। ठीक है, सिमुलेशन की यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, बट मैं आपको डेफिनेशन पढ़ने के बाद पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगी क्या होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी थ्रू द यूज ऑफ मॉडल और डिवाइस विच विल रिएक्ट इन द सेम मैनर एज रियलिटी अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। तो सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन एक जो रियलिटी होती है, हम फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें कुछ नई चीज़ स्टार्ट करनी है। रियलिटी में कुछ नया आइडिया है हमारे पास, हमें वो स्टार्ट करना है। लेकिन अगर हम उसे एक साथ अप्लाई कर देंगे तो हमें तो पता नहीं उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, हमें तो पता नहीं, और ये भी अच्छे से नहीं पता कि वो किस तरह से वर्क करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो रियलिटी में अप्लाई करने की बजाय उसका एक मॉडल या उसका एक डिवाइस क्रिएट कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे एनालाइज करते हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, और किस तरह से वो एक्चुअल में वर्क करेगा अपनी गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो जो मॉडल या डिवाइस हो जिसे हमने रिप्रेजेंट करा रियलिटी में मतलब रियलिटी में वो इस तरह से दिखना चाहिए, वो जो मॉडल था उसे ही हम सिमुलेशन कहते हैं। जब उसको हम एनालाइज करते हैं उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है कि हमें पास फॉर एग्जांपल हमें कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी कि ये कंडीशंस है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये कितना अच्छे से वर्क कर रहा है या इसके क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो वो सब हम इन टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट आता है मॉन्टे कार्लो मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व सिमुलेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, जितने भी सिमुलेशन प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो मॉन्टे कार्लो मेथड है। ठीक है, ये मैं आपको पूरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। इसके मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखे क्योंकि स्टेप से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। ठीक है, तो हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ डेंटिस्ट शेड्यूल्स ऑल हर पेशेंट्स फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, एक डेंटिस्ट है, उसने अपने पेशेंट्स को 30 मिनट्स का अपॉइंटमेंट दिए। सम ऑफ द पेशेंट्स टेक मोर और लेस देन 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेंटल वर्क टू बी डन। तो हर पेशेंट का टाइमिंग अलग है, किसी को 30 मिनट से कम भी लग सकते हैं और 30 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वर्क करा रहे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग समरी शोज द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वर्क, देयर प्रोबेबिलिटीज एंड द टाइम नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दे रखी है जिसमें उन्होंने बताया कि इस कैटेगरी को इतना टाइम लग रहा है और इस कैटेगरी वाले जो लोग आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है, यहाँ पे तो हमें टेबल दे दी है सिंपल। उसके बाद नीचे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सिमुलेट द डेंटिस्ट क्लिनिक फॉर 4 आवर्स एंड डिटरमाइन द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज आइडलनेस ऑफ द डॉक्टर। तो इसमें क्या बोला है? हमें एक सिमुलेट करना है, मतलब एक ऐसा मॉडल या डिवाइस क्रिएट करना है हमें, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मॉडल और डिवाइस है, बट एक्चुअल में हमें एक टेबल के अकॉर्डिंग बताना है कि जो पेशेंट्स आएंगे उनका एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, मतलब पेशेंट्स कितनी देर वेट करेंगे और डॉक्टर कितने टाइम खाली रहेगा, वो 4 आवर्स में, 4 आवर्स के लिए बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एज्यूम दैट ऑल पेशेंट्स शो अप एट द क्लिनिक एट एक्जैक्टली देयर शेड्यूल्ड अराइवल टाइम्स। और ये भी कह दिया है कि जो पेशेंट्स आएंगे वो उन्हें जो टाइम दिया गया है आने के लिए वो उसी टाइम पर आएंगे। हम एज्यूम करके चलें, एक्चुअल में तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, बट ये हम अपने अकॉर्डिंग एक बार अप्लाई करके देख रहे हैं, तो हम इसमें सब चीज़ परफेक्ट मान के चलेंगे कि जो पेशेंट्स हैं वो अपने अराइवल टाइम पर ही आ रहे हैं। और क्या बोला है कि स्टार्टिंग एट 8 AM, तो जो टाइम स्टार्ट होगा वो सुबह को 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स फॉर हैंडलिंग द अबव पार्ट। और स्टूडेंट्स, ये जो सिमुलेशन प्रॉब्लम्स होती है ना, इसमें हमें रैंडम नंबर्स दे रखे होते हैं। यहाँ पे हमें रैंडम नंबर्स ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे जो रैंडम नंबर्स दे रखे हैं इसका मतलब है 8 है, तो हमारे पास इन 4 आवर्स में 8 पेशेंट्स आएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे कि यहाँ पे 8 पेशेंट्स आएंगे। कुछ और क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे 8 वो कैटेगरी हो जाती। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये रैंडम नंबर से हम डिसाइड करेंगे, इन रैंडम नंबर्स का यूज करके हम डिसाइड करेंगे कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं ये किस कैटेगरी के हैं, फिलिंग के, क्राउन के, क्लीनिंग के, एक्सट्रैक्शन के, चेकअप के। ठीक है, सब चीज़ इन रैंडम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन में आपको रैंडम नंबर्स तो दे ही होंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको इन केस प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी हो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी होगी तो क्या करना है, आपको इन सब का सम करना है। ठीक है, 45 + 60 + 15 + 45 + 50। ठीक है, और हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो भी सम आए 45 अपॉन दैट इक्वल्स टू जो भी पॉइंट में वैल्यू हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, 45 90 और 15 30 और 60 90 90 90 180। ठीक है, तो टोटल आ गया हमारे पास 180। ठीक है, तो हम फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 अपॉन 180।
ठीक है, डिवाइड करके हमारे पास पॉइंट में कुछ वैल्यूज आ जाएगी, वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये मत सोचना कि हम अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी और जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो सेम होगी। ये क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी देंगे और जब प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी होगी तो हम अपने अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वो सेम नहीं होगी। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी हो तो मैंने प्रोसेस बता दिया आपको कैसे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये रैंडम नंबर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है, इनको मत भूल जाना, जरूर होने चाहिए क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी टेबल बना रही है, मैं आपको बता दूंगी किस तरह से करा है। हमने सबसे पहले क्या लिखा है, द टाइम टेकन बाय डेंटिस्ट टू ट्रीट द 8 पेशेंट्स अराइविंग इन 4 आवर्स एट द क्लिनिक इज कैलकुलेटेड इन द टेबल बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आवर्स के लिए साइमुलेट करना है और 8 पेशेंट्स हैं, 8 रैंडम नंबर्स दे रखे थे, मतलब 8 पेशेंट्स हैं, तो उन सबका जो टाइम टेकन होगा, जो डेंटिस्ट ट्रीट करेगा, उन डेंटिस्ट को ट्रीट करने में जितना भी टाइम लगेगा वो सब चीज़ हम इस टेबल में कैलकुलेट करेंगे। टेबल में हमने क्या करा है, कैटेगरी, टाइम और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, इनको तो हमने एज इट इज यूँ ही उतार लिया है। उसके बाद हमने 3 कॉलम्स और बनाए हैं, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैंडम नंबर इंटरवल और रैंडम नंबर फिटेड। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या होता है, अभी एक साथ आपको समझ में नहीं आएंगे बट मैं धीरे धीरे बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, हमें कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहली वाली प्रोबेबिलिटी को एज इट इज लिख दो। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी के लिए, सेकंड वाली कम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसकी जो सेकंड है और ये जो फर्स्ट है, इन दोनों का सम करना है, दैट इज 0.40 प्लस 0.15। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा हमारे पास 0.55। सिमिलरली नेक्स्ट वाली के लिए इन दोनों का सम कर लो, 0.55 प्लस 0.15, ये कितना आ जाएगा 0.70, ये 0 है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट वाली के लिए 0.70 प्लस 0.10 इक्वल्स टू 0.80। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का सम होगा, ये कितना हो जाएगा 1। इन टाइप के क्वेश्चंस में जो लास्ट प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर 1 नहीं आ रही है तो या तो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटीज में कुछ मिस्टेक है या आपने सम गलत करा है। ठीक है, लास्ट प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, उसके बाद हम रैंडम नंबर इंटरवल निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रैंडम नंबर्स दे रखे हैं उसके लिए हम एक इंटरवल डिसाइड करेंगे कि ये रैंडम नंबर इस इंटरवल में आ रहा है, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो किस कैटेगरी का पेशेंट है। ठीक है, वो किस तरह से करना है, हमें स्टार्टिंग करनी है 0 से। ठीक है, और जाना कहाँ तक है, जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दे रखी है ना पॉइंट के आगे, उससे एक कम, जैसे यहाँ पे 40 है, पॉइंट के आगे 40 लिखा हुआ है, 40 से एक कम 39। 0 से 39 वाले जितने भी रैंडम नंबर्स होंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, 39 के बाद क्या आता है 40 से लेके इससे एक कम, दैट इज 55 से 1 कम 54 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 54 है तो यहाँ पे स्टार्टिंग होगी 55 से, और नेक्स्ट आएगा 70 है तो यहाँ पे हो जाएगा 69। इस तरह से हम ये रैंडम नंबर का इंटरवल निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 70 और इसमें से एक कम, दैट इज 79। यहाँ पे हो जाएगा 80 और इसमें से एक कम 00 है, लेकिन हम इसे 100 मान सकते हैं क्योंकि लास्ट वाला है, तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, रैंडम नंबर इंटरवल आपको निकालना आ गया होगा कैसे निकलता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं रैंडम नंबर फिटेड। इसके लिए क्या करेंगे, हमें रैंडम नंबर्स जो दे रखे हैं उनको हम फिट करवा के देखेंगे। क्या क्या रैंडम नंबर्स है, 40, 82, 11, 34, 25, 66, 17 एंड 79। ठीक है, इन सबको मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। क्या क्या रैंडम नंबर्स हैं हमारे पास, रैंडम नंबर्स इक्वल्स टू 40, 82, 11, 34, 25, 66, 17, 79। ये हमारे पास टोटल रैंडम नंबर्स दे रखे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये रैंडम नंबर किस कैटेगरी में फिट हो रहा है। अब देखो 40 किस में आ रहा है, 40 वाली में आ रहा है, दैट इज क्राउन वाली में, तो 40 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये फर्स्ट पेशेंट है, हमें यहाँ पे जो वो दे रखा है ना, जितनी भी काउंटिंग दे रखी है, मतलब जिस ऑर्डर में हमें दे रखे हैं पेशेंट्स, हमें उसी ऑर्डर में लिखने हैं। अब 40 क्राउन इस वाले इंटरवल में आ रहा है और सबसे पहला पेशेंट है, तो इसके आगे 1 लिख दो ब्रैकेट में। ठीक है, सबसे पहले हमें इसी पेशेंट को ट्रीट करवाना है। उसके बाद क्या है 82 किस कैटेगरी में आ रहा है, इस वाली कैटेगरी में, तो यहाँ पे लिख दो 82 और ये सेकंड पेशेंट है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया 2। उसके बाद हमारे पास 11 है, 11 आ रहा है इस कैटेगरी में, तो 11 यहाँ पे लिख दो, कैटेगरी पेशेंट कौन सा है, 3rd। ठीक है, उसके बाद 34 कौन सी कैटेगरी में आएगा, 34 आएगा इस वाली कैटेगरी में ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दो 34, ब्रैकेट में लिख दो 4th। ठीक है, उसके बाद क्या है 25 भी इसी कैटेगरी में आएगा, यहीं पे लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो 5। ठीक है, उसके बाद है 66, वो किस कैटेगरी में आएगा, इस वाली में 66 और पेशेंट नंबर 6 है वो। उसके बाद आएगा 17 तो इसी कैटेगरी में आएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे स्पेस बना लेती हूँ, 17 और पेशेंट नंबर है हमारे पास ये 7th। ठीक है, उसके बाद है 79 कौन सी कैटेगरी में आएगा, इस वाली में, और ये पेशेंट कौन सा है, 8th पेशेंट है। ठीक है, इस तरह से हमने ये जो टेबल थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने क्या लिखा है, 10 टाइम टेकन बाय डेंटिस्ट टू ट्रीट द 8 पेशेंट्स आर,
मतलब डेंटिस्ट को कितना टाइम लगेगा इन 8 पेशेंट्स जो थे, ये जो रैंडम नंबर्स थे, 8 पेशेंट के रैंडम नंबर जो थे उनको ट्रीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 40 वाला हमारे पास यहाँ पर आ रहा था, 40 वाले को टाइम कितना लग रहा था, उसे कैटेगरी कौन सी करानी थी, क्राउन, और टाइम लग रहा था 60, तो कितना लगेगा 60। सेकंड वाला था 82 सेकंड पेशेंट, उसे चेकअप कराना है, सिर्फ 15 मिनट्स लगेंगे। एंड सिमिलरली हमने सबका टाइम लिख लिया। जैसे थर्ड वाला 11 कैटेगरी में यहाँ पर है, इसे 45 मिनट्स लगेंगे, फोर्थ वाला भी 45 मिनट्स लगेंगे और फिफ्थ वाले को भी 45 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद सिक्स कहाँ पे है, ये था 66 को कितने मिनट्स लगेंगे, 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया है, ठीक है। फिर सेवंथ वाले को कितने लगेंगे, सेवंथ फर्स्ट कैटेगरी में, दैट इज 45 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद एट्थ कौन सा है, एट्थ ये रहा 79 वाला, एट्थ कौन सी कैटेगरी में, एक्सट्रैक्शन की, और टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि डेंटिस्ट को हर एक 8 पेशेंट्स को ट्रीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और हमने अब लिखते हैं लेट अस सिमुलेट द डेंटिस्ट क्लिनिक, ठीक है। अब हम जो डेंटिस्ट के क्लिनिक में जो प्रोसेस चलेगा उसे हम सिमुलेट करेंगे, मोंटे कार्लो मेथड से, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे पेशेंट्स के नंबर लिख दिए हैं, पेशेंट नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हम अराइवल टाइम लिखेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट और एंड, मतलब पेशेंट नंबर है, अब उसका अराइवल टाइम क्या है 8 o'clock, ठीक है। 8 o'clock से तो स्टार्ट हो रहे हैं पेशेंट आने, और कितने कितने टाइम पर आ रहे हैं, हर आधे घंटे पर आ रहे हैं। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हर आधे घंटे पर, दैट इज 30 मिनट्स के टाइम के डिफरेंस पर हमारे जो पेशेंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेकंड पेशेंट आएगा 8:30 AM पर, थर्ड पेशेंट आएगा हमारे पास 9 AM पर, ठीक है। इस तरह से इनका जो प्रोसेस है वो चलता जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में क्या लिख रहा है, ट्रीटमेंट, मतलब जो पेशेंट आया उसका ट्रीटमेंट कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा। थर्ड वाले में वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट, पेशेंट कितनी देर वेट कर रहा है, और आइडल टाइम ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर कितनी देर खाली है, ठीक है। यहाँ पे यही सब लिखना है, तो एक कॉलम भर लेते हैं सबसे पहले 30 मिनट्स के गैप पर, ये पूरा कॉलम ऐसे ही भर जाएगा क्योंकि सारे पेशेंट्स एक्यूरेट टाइम पर आएंगे। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें यही एज्यूम करना है कि जो टाइम उन्हें दे रखा है वो उसी टाइम पर आ रहे हैं, ठीक है। तो हर आधे घंटे, दैट इज हर 30 मिनट्स पर हमारे जो पेशेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो जस्ट इसे फिल कर देते हैं पहले, 11 o'clock हो जाएगा ये, और यहाँ पे 11:30 AM, ठीक है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट इनका कब स्टार्ट हुआ। देखो जो सबसे पहले आया उसका तो 8 o'clock पर ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड कितनी देर होगी, सबसे वाले पेशेंट को 60 मिनट्स लग रही हैं, तो मतलब 1 hour, दैट इज 9 o'clock पर उसका एंड होगा, ठीक है। वेटिंग टाइम कितना होगा, वो 8 o'clock पर स्टार्ट आया और 8 o'clock पर ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब वेटिंग टाइम कुछ नहीं रहा। और आइडल टाइम और वो भी डॉक्टर भी 8 o'clock पर ही आया होगा जब उसने टाइम उतना दिया है, तो डॉक्टर का भी आइडल टाइम 0 रहा, ठीक है। अब जो पेशेंट 8:30 पर आया है उसका स्टार्ट कब हुआ होगा, जब इस वाले का खत्म हो गया, दैट इज 9 o'clock पर, ठीक है। 9 o'clock पर स्टार्ट हुआ होगा, और उससे सेकंड वाले को कितनी देर लगी है, 15 मिनट्स, तो इसे कितनी देर लगेगी, 9:15 पर इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप। वेटिंग टाइम कितना होगा, देखो वो आया 8:30 पर, स्टार्ट हुआ 9 बजे, ठीक है, 9 o'clock पर, तो कितने का डिफरेंस रहा, 30 मिनट्स का डिफरेंस रहा। डॉक्टर कितनी देर खाली रहा, डॉक्टर ने तो फोन स्टार्ट कर दिया, तो डॉक्टर तो खाली रहा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब पेशेंट आया 9 बजे और जो डॉक्टर खाली हुआ था वो 9:15 पर हुआ था, दैट इज 9:15 पर, तो स्टार्ट तो वो 9:15 पर ही करेगा डॉक्टर, ठीक है। अब वो जो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 9:15 पर, एंड कब होगा, 45 मिनट्स बाद। थर्ड वाला 45 मिनट्स ले रहा है पेशेंट, 45 मिनट्स पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये पूरे 10 o'clock हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए पूरे 10 o'clock। यहाँ पे आइडल टाइम कितना रहा, पेशेंट आया 9 o'clock और जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ वो 9:15 पर, दैट इज 15 मिनट्स का टाइम लेना पड़ा पेशेंट को, वेट करना पड़ा। आइडल टाइम क्या रहा, डॉक्टर ने तो फॉरन स्टार्ट कर दिया, सेकंड के बाद थर्ड फॉरन स्टार्ट कर दिया, नो टाइम ब्रेक, तो आइडल टाइम नल, ठीक है। उसके बाद 9:30 पर आया फोर्थ पेशेंट, उसको कितना टाइम, वो उसका ट्रीटमेंट कब स्टार्ट होगा, जब डॉक्टर फ्री हो जाएगा, दैट इज 10 o'clock पर, तो 10 o'clock पर उसका स्टार्ट हो गया ट्रीटमेंट। कितना टाइम लगा, देखो फोर्थ वाले को कितना टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 45 मिनट्स, तो इसे कितनी देर लगेगी, इसका खत्म कब होगा, 10:45 पर खत्म होगा, ठीक है। उसका आइडल टाइम कितना रहा, मतलब पेशेंट ने कितनी देर यहाँ पे वेट करा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 30 मिनट्स पेशेंट ने वेट करा। डॉक्टर कितनी देर आइडल रहा, कितनी देर खाली रहा, देखो 10 पर खत्म हुआ था, 10 पर ही स्टार्ट कर दिया, तो डॉक्टर आइडल नहीं रहा, नल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेशेंट आया हमारा 10 o'clock पर, लेकिन डॉक्टर खाली हुआ 10:45 पर। डिस्टेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया, 10:45, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम लेना है, 10:45 हो गया। अब देखो फिफ्थ पेशेंट को कितना टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 फिफ्थ, दैट इज 45 मिनट्स लग रही है। 45 मिनट्स अगर यहाँ पे लगेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 11:30, मतलब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 10:45 पर, खत्म होगा 11:30 पर, ठीक है। आइडल टाइम कितना रहा इसका, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब पेशेंट ने कितनी देर वेट करा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 45 मिनट्स,
ठीक है। आइडल टाइम कितना रहा देखो, दोनों जो डॉक्टर ने 4th पेशेंट 10:45 पर छोड़ा, 5th पेशेंट का स्टार्ट करते 10:45 पर, मतलब डॉक्टर आइडल नहीं रहा ना। ठीक है। सिमिलरली 10:30 पर आया नेक्स्ट पेशेंट, उसका स्टार्ट कब हुआ 11:30 पर स्टार्ट होगा मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम ले लो। ठीक है। 11:30 पर स्टार्ट हुआ, 6th पेशेंट को कितनी टाइम लग रहा है 1 2 3 4 5 6 15 मिनट्स, 15 मिनट्स लग रही है तो कितनी देर लगेगी, इसका खत्म हो जाएगा 45 पर। ठीक है। 11:30 से 11:45 पर 15 मिनट्स यहाँ पे ऐड कर दी, यहाँ पे इसका खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट निकालना है, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है। जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और जब वो आया था, ये कितना हो गया 1 आवर्स, दैट इज 60 मिनट्स। यहाँ पे मिनट्स में लग रहा है तो हम मिनट्स में लेके चलेंगे 60 मिनट्स। आइडल टाइम कितना रहा देखो, डॉक्टर ने फॉरन स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे 11:30 है, यहाँ पे भी 11:30 पर नेक्स्ट पेशेंट ले लिया, तो यहाँ पे नल टाइम रहा, मतलब आइडल टाइम रहा नल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेशेंट आया 11 o'clock पर, 11 o'clock पर, और जो डॉक्टर फ्री हुआ वो 11:45 पर, इन दोनों का मैक्सिमम 11:45। ठीक है। 11:45 हुआ। अब 7th पेशेंट को टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट्स, 45 मिनट्स के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 12:30 पर डॉक्टर इसका जो काम है वो कंप्लीट कर देगा। उसके बाद इसमें पेशेंट को कितनी देर वेट करना पड़ा 45 मिनट्स, इन दोनों का डिफरेंस 45 मिनट्स। ठीक है। यहाँ पे आइडल टाइम कितना रहा देखो, दोनों सेम है, जब डॉक्टर ने पहले वाले का ट्रीटमेंट खत्म करा और दूसरे का स्टार्ट करा दोनों सेम है, दैट इज डॉक्टर का आइडल टाइम नल है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेशेंट आया 11:30 पर, उसका वर्क कब स्टार्ट होगा 12:30 पर, इन दोनों का मैक्सिमम। ठीक है। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 12:30 पर और उसका जो एंड होगा वो कितनी देर में होगा देखो, 45 मिनट्स लग रही है उसे, 45 मिनट्स में कितना टाइम लगेगा उसे, यहाँ पे 45 मिनट्स का हो जाएगा 13:15। ठीक है। 1:15 कह दो या फिर 13:15 कह दो। ठीक है। कितना देर वो खाली रहा पेशेंट, मतलब कितनी देर उसे वेट करना पड़ा पेशेंट को, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज उसे 60 मिनट्स वेट करना पड़ा। डॉक्टर कितनी देर आइडल रहा, मतलब क्या खाली रहा, देखो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम है, तो मतलब डॉक्टर नल टाइम खाली रहा। ठीक है। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई, बस अब थोड़ा सा काम और है क्या कि अब हमारे पास टेबल आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था कि पेशेंट एवरेज पेशेंट, मतलब पेशेंट का जो वेटिंग टाइम है उसका एवरेज निकालना है। ठीक है। दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट, फर्स्ट चीज निकालनी है एवरेज वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट। ठीक है। एवरेज तो आपको निकालना आता है, हमारे पास पूरी वैल्यूज है क्या क्या, 0 + 30 + 15 + 30 + 45 + 60 + 45 + 60। ओके। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे 8। ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे 8 से, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 285, इनका सम करेंगे तो 285/8, दैट इज 35.625 मिनट्स जो पेशेंट है उनको एवरेज इतनी देर वेट करना पड़ा है। ये एवरेज है। ठीक है ना, एवरेज ही फाइंड करने को बोला था, हमने एवरेज फाइंड कर लिया। उसके बाद हमसे पूछा है कि एवरेज आइडलनेस ऑफ डॉक्टर, एवरेज आइडलनेस ऑफ डॉक्टर मतलब डॉक्टर कितनी देर खाली रहा। ठीक है। डॉक्टर तो हर टाइम लगा हो रहा है, पूरे 4 आवर्स में जितना भी हमें सिमुलेट करने के लिए बोला रहा था, कभी भी खाली तो रहा नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा निल या फिर और हम लिख सकते हैं 0। ठीक है। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ओके। बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन भी आप थोड़ी सी देख लेना, कभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाए। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन बड़ा है उस हिसाब से आंसर इसका इतना बड़ा नहीं है। देखो इसका जो क्वेश्चन है वो अप्रॉक्स आधे पेज से ज़्यादा है और ये जो पूरा सॉल्यूशन करा है वो पूरा एक पेज में हमारा कंप्लीट हो गया है सॉल्यूशन। ठीक है। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है जितना बड़ा हमें क्वेश्चन है। ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।